हेलो दोस्तों, मैं रश्मि आनंद, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा 2016 का राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र जो है सॉल्व करेंगे, जिसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये परगना व्यवस्था दी गई है, व्यवस्था के अधिकार हैं और उनके दायित्व दिए गए हैं, उनके क्या क्या दायित्व हैं। तो हम देखते हैं कमाबिसदार का क्या होता है। ये परगने के प्रशासन का प्रमुख होता है। जो परगना होता है वहाँ के प्रशासन का प्रमुख होते हैं। फड़नवीस क्या होता है, परगने के आय व्यय का प्रभारी होता है। गौटिया गांव का प्रमुख होता है और बढ़कर जो है परगने की सामान्य स्थिति की सूचना देना। तो ये बढ़कर जो होते हैं, बढ़कर परगने की सामान्य स्थिति की सूचना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। प्रारंभ में इसमें दिया गया है कथन, इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। तो ये सारे ऑप्शन जो है सही हैं। प्रारंभ में छत्तीसगढ़ संभाग में रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिले थे। 1905 में संबलपुर जिला बंगाल प्रांत को हस्तांतरित किया गया और उसी वर्ष एक नया जिला दुर्ग रायपुर जिले से बनाया गया। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं सही हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 में हुए बम्बई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो ये वामन राव लाखे थे। वामन राव मेघा, ये था, इनका नाम था नारायण राव मेघावाले। तो यहाँ पे दिया गया है वामन राव लाखे। ठीक, तो आंसर नंबर बी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 में हुए बम्बई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के नारायण राव मेघावाले एकमात्र प्रतिनिधि थे। ध्यातव्य है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ, जिसमें जो है अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किसने स्वराज दल की ओर से 1923 में मध्य प्रांत विधान परिषद के निर्वाचन में भाग नहीं लिया था? तो ये पंडित सुंदरलाल शर्मा थे, इन्होंने भाग नहीं लिया था। ठीक, पंडित सुंदरलाल शर्मा है। स्वराज दल की ओर से 1923 से मध्य प्रांत विधान परिषद के निर्वाचन में भाग नहीं लिए थे, जबकि ये लोग जो है लिए थे। डॉक्टर ई राघवेंद्र राव थे, पंडित रविशंकर शुक्ल, शिवदास डागा और ठाकुर छेदीलाल, ये जो है ये लोग इन्होंने भाग लिया था, जबकि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बताना है कौन सा ट्रू है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ई ट्रू है, ओनली फर्स्ट। छत्तीसगढ़ में 6 से 13 अप्रैल 1930 तक पूर्ण स्वराज सप्ताह मनाया जाता है। तो पूर्ण स्वराज सप्ताह छत्तीसगढ़ में कब मनाया जाता है? तो 6 से 13 अप्रैल 1930 तक। बाकी ये सब जो है गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे माह दिया गया है, वर्ष और जंगल सत्याग्रह के स्थान दिए गए हैं। तो यहाँ हम देखते हैं आंसर नंबर सी सही है। जून 1930 में जो है गट्ठा सिल्ली सत्याग्रह हुआ था, जंगल सत्याग्रह। तो जून 1930 में गट्ठा सिल्ली जंगल सत्याग्रह हुआ था और जुलाई 1930 में मोहबना में हुआ था। अगस्त 1930 में रुद्री नवा गांव में हुआ था और सितंबर 1930 में तमोरा में हुआ था। तो जून 1930 में गट्ठा सिल्ली में हुआ, जुलाई 1930 में मोहबना में हुआ, अगस्त 1930 में रुद्री नवा गांव में हुआ और सितंबर 1930 में तमोरा में हुआ। ये क्रम दिया गया है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और यहाँ पे दिया गया है जून में, ऐसे याद कर लो, एक वर्ष याद कर लो, 1903। जून में गट्ठा सिल्ली, जुलाई में मोहबना, अगस्त में रुद्री नवा गांव और सितंबर में तमोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1937 में मध्य प्रांत में गठित प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ल को कौन सा विभाग दिया गया था? तो इसमें
शिक्षा विभाग दिया गया था, एजुकेशन डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तियों ने अप्रैल 1823 में नागपुर में हुए झंडा सत्याग्रह में भाग लिया था? तो ये कौन थे? 1, 2 और 4। श्यामलाल सोम थे, परदेसी राम ध्रुव थे और विशंभर लाल पटेल। श्यामलाल सोम थे, परदेसी राम ध्रुव थे और विशंभर लाल पटेल थे। और ये नारायण राव गनोदवाले नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस पार्ट में है? तो ये गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के सामरी पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 राज्यों की सीमाओं से संलग्न जिला कौन सा है? तो ये है बलरामपुर। बलरामपुर 3 राज्यों की सीमाओं से संलग्न जिला है। बलरामपुर जिला झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमाओं से सटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी किस जिले में है? तो ये है दंतेवाड़ा जिले में। ठीक, तो ये दंतेवाड़ा जिले में छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी है, जिला है दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ का। तो दंतेवाड़ा जिले में छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची पहाड़ी है। ध्यातव्य है कि छत्तीसगढ़ 3 प्राकृतिक खंडों में विभक्त है। उत्तर में सतपुड़ा, मध्य में महानदी और उसकी सहायक नदियों का मैदानी क्षेत्र, दक्षिण में बस्तर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कथन दिए गए हैं, तो इसमें कहा गया है कौन सा सही है, सही उत्तर चुनो। तो बी वाला जो है ये ट्रू है, बी वाला ऑप्शन, बाकी और सब रॉन्ग है। तो सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला क्या है? धमतरी है। ये धमतरी को बताया गया सबसे कम जिला वाला राज्य धमतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो छत्तीसगढ़ का जिला है, ये अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है। ठीक, उत्तर प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का संलग्न जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का संलग्न जिला जो है वो बलरामपुर है। कौन सा कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो बैकुंठपुर जो है ये सर्वाधिक निकट है कर्क रेखा के। ये क्या है? कोरिया जिले में स्थित है बैकुंठपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? तो ये लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम मटासी है। ठीक, ये मटासी है, मटासी कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ में लाल पीली मृदा का स्थानीय नाम मटासी है, मटासी मृदा। ठीक, तो मटासी मृदा कहा जाता है। यह मृदा गोंडवाना क्रम के अवशेष से निर्मित मिट्टी है। तो यह किससे बनती है? जो गोंडवाना क्रम का जो अवशेष मिट्टी, बची कुची मिट्टी रहती है उसी से मिलकर बनती है। यह मिट्टी कम उपजाऊ वाली होती है एवं जल धारण क्षमता भी कम होती है। प्रदेश में यह 50 से 60% भाग पर विस्तारित है। छत्तीसगढ़ में किस शैल समूह का विस्तार कम है? तो ये किस शैल समूह का विस्तार कम है? तो विंध्यन का। ठीक, तो विंध्यन का जो है शैल समूह का विस्तार कम है। छत्तीसगढ़ में विंध्यन शैल समूह का विस्तार कम है। ध्यातव्य है कि विंध्यन शैल समूह का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ना कि छत्तीसगढ़ में। ठीक, यह एक अवसादी चट्टानें हैं। तो ये क्या है? एक अवसादी चट्टानें हैं, क्योंकि इनका निर्माण कडप्पा चट्टानों के बाद अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। ठीक, तो विंध्यन जो है शैल समूह का विस्तार कम है छत्तीसगढ़ में, और सर्वाधिक कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेराइट कहाँ पर मिलती है? तो लेटेराइट कहाँ पर मिलती है? तो रायपुर जसपुर में मिलती है। ये लेटेराइट मृदा रायपुर, जसपुर, बलरामपुर
राजनांदगांव, कवर्धा एवं बस्तर जिले में अधिक विस्तारित है। इस मृदा को स्थानीय भाषा में भांटा ठीक भांटा मृदा कहा जाता है। इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है, जिस कारण यह मृदा जो है अनुपजाऊ होती है। तो इसको स्थानीय भाषा में भांटा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य में केलो परियोजना किस जिले में निर्मित की गई है? तो ये है रायगढ़ जिले में। रायगढ़ जिले में केलो परियोजना निर्मित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी में मिनी माता बांगो परियोजना निर्मित की गई है? तो ये नदी का नाम है हसदेव। हसदेव जो है नदी है जिसमें बांगो को मिनी माता हंसदेव बांगो बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह बांध है छत्तीसगढ़ के कोरबा में हसदेव नदी पर बना है। यह बांध लगभग 555 मीटर लंबा है एवं इसमें कुल 11 गेट हैं। ठीक, तो मिनी माता बांग परियोजना जो बांध परियोजना है ये कहाँ पर है? हसदेव नदी पर निर्मित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014-15 में छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में वन का प्रतिशत योगदान कितना है? तो ये 3.14% है, 3.14%। वर्ष 2014-15 में छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में वन का इतना योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का विकास निगम किस वर्ष में अस्तित्व में आया? तो ये आया 2001 में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में बिलासपुर औद्योगिक प्रोजेक्ट डिवीजन किस वर्ष में स्थापित किया गया? ये 2001 में किया गया। वर्ष 2013-14 में छत्तीसगढ़ में कितने सागौन का रोपण किया गया? तो इसमें ये डी ऑप्शन सही है, सागौन वृक्ष का रोपण किया गया है, इसमें इतना बताया जा रहा है। यहाँ पे 79 दिया है, यहाँ पे 78, डी वाला सही है। ठीक, 78। निम्न में से लोक सेवा कौन होंगे? तो कौन से लोक सेवक होंगे? तो डी ऑप्शन सही है, ए बी सी सभी लोग होंगे। सरपंच और पंच, अध्यक्ष एवं जनपद पंचायत के सदस्य और अध्यक्ष एवं जिला पंचायत के सदस्य। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो सही कथन कौन सा है? ई ऑप्शन जो है ये ट्रू है, ये सही कथन है। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। जिला पंचायत में एक सहकारिता आय और उद्योग समिति होती है, बिल्कुल। जनपद पंचायत में एक संचार और संकर्म समिति होती है, ये भी सही है। समिति के विशेषज्ञों को नामित किया जाता है, ये भी सही है, लेकिन समिति के सदस्य मनोनीत नहीं होते हैं। एक विधायक जो जिला परिषद का सदस्य, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं। ठीक, तो 1, 2 एंड 4 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला पंचायत किस प्रकार के कार्यों को करने पर राज्य सरकार के एक अभिकर्ता की भूमिका में होती है? तो जिला पंचायत किस प्रकार जो कार्य करता है को करने पर राज्य सरकार के अभिकर्ता में भूमिका में होती है, मतलब भूमिका में होती है, तो वह कौन सा कार्य है? तो वह है राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्यों को करती है। ठीक, पंचायतों की लेखों का अंकेक्षण कौन करता है? तो ये कौन करता है? राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन स्वतंत्र अंकेक्षण संगठन करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आर्टिकल के तहत कलेक्टर की न्यायिक शक्तियां न्यायाधीश को दी गई हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आर्टिकल 50। मुख्य सचिव कार्यालय के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो ये मुख्य सचिव कार्यालय के बारे में ये सी ऑप्शन सही है, इसका सृजन 1799 में किया गया। ठीक, लॉर्ड बेलेजली ने किया था। कौन थे? बेलेजली थे।
ठीक, तो लॉर्ड बेलेजनी ने किया था इसका गठन। राज्य विधानसभा के सदस्य की बैठक के लिए क्या गढ़पूर्ति है? तो इसमें हम देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, आंसर नंबर डी सही है। 10 सदस्य अथवा सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो। ठीक, राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए 10 सदस्य का या 10 सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी हो, मतलब कुल सदस्य की संख्या का 10वां भाग हो या 10 सदस्य हो, जो भी अधिक हो गढ़पूर्ति है। ऐसा जो प्रावधान है भारतीय संविधान के आर्टिकल 189 में दिया गया, 189 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 15 जनवरी 2016 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत कितने खाते खोले गए थे? तो ये था 89.9 लाख। ठीक, 89.9 लाख जो है ये खोले गए थे खाता। तो छत्तीसगढ़ में 15 जनवरी 2016 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत इतने खाते खोले गए 89.9 लाख। इस योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को, तो इसका शुभारंभ किसने किया था? प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। कब? 28 अगस्त 2014 को। इस योजना का उद्देश्य क्या था? देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार को बैंक खाता खोलना है। तो इसकी शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया। कब किया? 28 अगस्त 2014 को। छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्य पर वर्ष 2015-16 में आर्थिक वृद्धि दर कितना अनुमानित किया गया है? तो ये 7.07%। ठीक, इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक की अवधि में छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान लगातार बढ़ रहा है? तो ये किसका योगदान बढ़ रहा है? परिवहन एवं संचार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों पर वर्ष 2015-16 में कृषि संबद्ध क्षेत्रों का योगदान क्या अनुमानित किया गया है? तो ये है 16.85%, 16.85% जो है ये अनुमानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 से 15 में छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विद्युत, गैस एवं पानी आपूर्ति का योगदान स्थिर कीमत पर कितना रहा है? तो ये रहा है 7.51%। छत्तीसगढ़ में कोसा उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये कोसा उत्पादक जिला चांपा, जांजगीर, रायपुर एवं बिलासपुर है। कौन कौन सा है? चांपा, जांजगीर, रायपुर एवं बिलासपुर। चांपा, जांजगीर, रायपुर, रायगढ़ है, सॉरी, रायगढ़ एवं बिलासपुर। ठीक, तो रायगढ़ बिलासपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत कितने ग्राम पंचायत विद्युतीकरण के लिए प्रस्तावित हैं? तो ये हैं 16, आंसर सी। कौन सी सिंचाई परियोजना राजनांदगांव जिला में नहीं है? तो ये समोदा बैराज, समोदा बैराज, आंसर नंबर सी जो है ये समोदा बैराज महासमुंद जिले में है, ना कि राजनांदगांव में। शेष अन्य क्या है? राजनांदगांव में है। घुमरिया नाला बैराज, ठीक, मोगरा है, मोगरा बैराज और सूखानाल बैराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहनों के उत्पादन बढ़ाने के लिए इनके न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है और बोनस पर पुनर्विचार करने के लिए भारत सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं अरविंद सुब्रमण्यम। ठीक, कौन कौन है? ये अरविंद सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40।
उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो ये रसोई गैस एलपीजी से संबंधित है। उज्ज्वला योजना रसोई गैस एलपीजी से रिलेटेड है। इस योजना का प्रारंभ भारत सरकार द्वारा 1 मई 2016 को किया गया। कब किया गया? 1 मई 2016 को। ये पूछा जा सकता है। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, भारत सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। हमर छत्तीसगढ़ योजना किस तारीख से आरंभ हुई? तो हमर छत्तीसगढ़ योजना 1 जुलाई 2016 को प्रारंभ किया गया। ठीक, तो इसमें 1 जुलाई 2016 को। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं गलत हैं, ऑप्शन नंबर ई सही है। हमार छत्तीसगढ़ योजना 1 जुलाई 2016 को प्रारंभ किया गया और 30 जून 2018 तक चलेगी। ठीक, चली इतने तारीख तक। यह द्विवार्षिक चलने वाली योजना है। इसका प्रमुख उद्देश्य छत्तीसगढ़ के पंचायत प्रतिनिधिगण अपने राज्य के विकास कार्यों को करीब से देखें एवं इस पर गर्व कर सकें, इसीलिए ये मनाई जाती है। सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत साइकिल वितरण निम्न में से किस प्रकार से किया जाता है? तो ये किया जाता है निःशुल्क। ठीक, जो सरस्वती साइकिल योजना है वो निःशुल्क वितरित की जाती है। ये क्या है? सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत साइकिल वितरण निःशुल्क प्रकार से किया जाता है। यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2004-05 से प्रारंभ की गई। शासकीय एवं अनुदान प्राप्त स्कूलों की कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाली अनुसूचित जात, जनजाति एवं बीपीएल परिवार की छात्राओं को प्रदान किया जाता है। ठीक, तो ये योजना 2004-05 में शुरू की गई छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। पहले लाइवलीहुड कॉलेज का आरंभ कब किया गया? तो पहले लाइवलीहुड कॉलेज का आरंभ जो है अक्टूबर 2012 में किया गया। अनुसूचित जनजाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? इसमें पूछा गया है, 2016 का था ये, तो उस समय जो है श्री GR राणा थे। तो ये करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट अब क्या है? वर्तमान में इसके अध्यक्ष डॉक्टर रामशंकर कठेरिया हैं। छत्तीसगढ़ में काष्ठ कला के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? तो ये मुरिया जनजाति जो है ये प्रसिद्ध है। तो मुरिया जनजाति है जो काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है, मुरिया जनजाति। छत्तीसगढ़ में आभूषण सूतिया शरीर के किस अंग में पहनते हैं? तो ये पहनते हैं गले में। ठीक, देवार गीत का कथानक निम्न में से कौन सा है? तो ये है डी ऑप्शन, ABC, सारे ऑप्शन सही है। चंदा रउताइन, दसमत, नगेसर कैना। कर्मा नृत्य कौन सी जनजाति नहीं करती है? तो ये कर्मा नृत्य जो है अबू झमाड़िया नहीं करती है। अबू झमाड़िया जो है ये कर्मा नृत्य नहीं करती है, जबकि उराव करती है, मुंडा करती है और कमार करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। आबुझमाड़िया जनजाति कर्मा नृत्य नहीं करती है। आबुझमाड़िया या हिल माड़िया, ठीक, हिल माड़िया जनजाति बस्तर के अबुझमाड़ जिले के क्षेत्र में बसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामा स्वप्न उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो ये है ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्यामा स्वप्न श्यारा उपन्यास लिखा है। बस्तर में लक्ष्मी जगार में कौन सा वाद्य बजाते हैं? तो बस्तर में लक्ष्मी जगार में ये धनकुल वाद्य बजाते हैं। क्या है? धनकुल वाद्य बजाते हैं। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखी है जॉन रॉल्स ने।
तो जॉन रॉल्स की बुक है थ्योरी ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत, जो संप्रभुता का अद्वैतवाद सिद्धांत है उसके लिए किसको श्रेय दिया जा सकता है, तो ये जॉन ऑस्टिन ने किया है। ठीक, तो संप्रभुता के अद्वैतवाद सिद्धांत के का श्रेय जॉन ऑस्टिन को जाता है। जॉन ऑस्टिन। लेवियाथन के लेखक कौन है, तो ये थॉमस हॉब्स हैं। इसका प्रकाशन 1651 में किया गया, 1651 में। कौन एक सामाजिक अनुबंध विचारक नहीं है, तो ये ई नहीं है, जुर्गेन हैबरमास। ये कौन है, नव मार्क्सवादी विचारक है, ना कि सामाजिक अनुबंध विचारक। तो ये नहीं है, इमैनुअल कांट है, जॉन लॉक है, थॉमस हॉब्स, जॉन रॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को मूल रूप से कब प्रकाशित किया गया, तो ये कब प्रकाशित हुआ, 1848 ईस्वी में, 1848 में, 1848 में। कार्ल मार्क्स ने समय के साथ समाज के परिवर्तन का विश्लेषण करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया, तो ये किया ऐतिहासिक भौतिकवाद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे राजनीति करने के लिए टेलियोलॉजिकल दृष्टिकोण के अग्रणी के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है अरस्तु को। अरस्तु ने क्या टेलियोलॉजिकल दृष्टिकोण को अपनाया राजनीति करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रंथों में, निम्नलिखित ग्रंथों में से प्लेटो किसके लेखक हैं, तो ये लिखी है इन्होंने रिपब्लिक इनकी सर्वश्रेष्ठ बुक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, राजनीतिक विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये डेविड ईस्टन को जाना जाता है। डेविड ईस्टन व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं, डेविड ईस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के विवरण दिए गए हैं, तो ये भाग 3 में है, पार्ट 3 में, तो 3 पार्ट में ये दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष में उदारवादी कौन थे, तो ये थे दादा भाई नौरोजी। इनको क्या है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, तो ये भारत के वयोवृद्ध पुरुष भी कहे जाते हैं दादा भाई नौरोजी। द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन थे, तो ये हैं मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने लिखी है द स्पिरिट ऑफ लॉज, 1689 से 1755 इनका जीवन काल है शायद। हाँ, तो 1750 में लिखी है इन्होंने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो इसी पुस्तक, ये जो इनकी बुक है, इसी में इन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। किस संवैधानिक संशोधन के कारण वर्तमान के पंचायती राज संस्थाओं का जन्म हुआ, तो कौन सा संवैधानिक संशोधन था, तो ये था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का जन्म हुआ। और जो 74वां संवैधानिक संशोधन था उसके द्वारा नगरीय निकाय का गठन किया गया। ठीक, तो और जो 91 संशोधन दिया गया है इसमें, वो क्या है, मंत्रियों की परिषद व्यवस्थापिका के निम्न सदन के 15% से अधिक नहीं होगी, इसमें मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है। तो ये तीनों का एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है। तो पंचायती राज संस्थाओं का जन्म इस संबी वाले में है। ठीक, 73वां संविधान संशोधन एक्ट और 74वें में नगरीय निकाय का गठन किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सार्क संघ किस वर्ष में आयोजित किया गया, तो ये सार्क जो है ये 1985 में इस्टेब्लिश किया गया।
8 दिसंबर 1985 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ। ठीक, वर्तमान समय में इसके सदस्यों की संख्या 8 है, जो इस प्रकार हैं: भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव। तो कौन कौन है? भारत है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव। नेक्स्ट है, राज्य के साप्तांग सिद्धांत को किसने तैयार किया? तो ये कौटिल्य ने तैयार किया। कौन कौन से हैं साथ? स्वामी अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र। तो इसमें हमने एक ट्रिक बताई थी, स्व अज दुकुदम। थोड़ा तो स्व मतलब स्वामी हो गया, स्वामी, स्व, अज अमात्य। ठीक, आ से अमात्य, जा से जनपद हो गया, दास दुर्ग हो गया, दा से, ठीक, का से कोश, दा से दंड, एंड माँ से जो है मित्र हो गया। तो ये स्व अज दुकदम इसका क्रम है, यही याद कर लो, ये आराम से जो है हो जाएगा। तो इनका सप्तांग सिद्धांत है ये, स्व अज दुकदम, स्वामी अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र, स्व अज दुकदम। ठीक, किसने तर्क किया कि अधिकार जो है, राइट्स राजनीतिक तुरूप की तरह मौजूद होते हैं? तो ये कहा है रोनाल्ड डॉर्किन ने। रोनाल्ड डॉर्किन का कथन है ये। ठीक, रोनाल्ड डॉर्किन ने कहा है कि अधिकार राजनीतिक तुरूप की तरह मौजूद हैं। डॉर्किन क्या थे? एक अमेरिकी दार्शनिक, न्याय विज्ञानी और संवैधानिक कानून के विद्वान थे। तो डॉर्किन जो है अमेरिकी दार्शनिक थे, न्याय विज्ञानी, संवैधानिक कानून के विद्वान हैं। डॉर्किन का यह कथन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट नॉजिक के कार्यों को आप किस सिद्धांत की तरह वर्गीकृत कर सकते हैं? तो हम इनके सिद्धांत को स्वाधीनता का समर्थक सिद्धांत कह सकते हैं। स्वाधीनता का समर्थक सिद्धांत के तहत वर्गीकृत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देशों के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये जो है भारत और चीन के बीच किया गया था। कब किया गया था? 29 अप्रैल 1954 में। 29 अप्रैल 1954 में ये किया गया, 1954 में। इसके 5 सिद्धांत निहित है इसमें, इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं ये भी देखना जरूरी है। एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता एवं प्रभुसत्ता का सम्मान करना, आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप, अनाक्रमण, पारस्परिक सहयोग और शांतिपूर्ण एवं सह अस्तित्व की नीति का पालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? तो ये 1971 1971 में लड़ा गया। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध लड़ा गया। राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ अपना सबसे सफल अभियान शुरू किया था? तो ये किया था सती प्रथा। ठीक, इन्होंने इसका घोर विरोध किया। राजा राम मोहन राय ने सामाजिक कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा आदि का घोर विरोध किया। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ अपना सबसे सफल अभियान शुरू किया। एरिस्टोटल के अनुसार सरकार की किस प्रकार की विकृतियों से लोकतंत्र की उत्पत्ति होती है? तो यहाँ पे ये जो है कोई भी विकल्प इसमें सुमेलित नहीं बताया जा रहा है, तो ऑप्शन यहाँ जो है नहीं कोई भी सही बताया गया है। अरस्तु के सरकार के वर्गीकरण में समान रूप एवं विकृत रूप का वर्णन है। शासन प्रणाली, राजतंत्र, बहुल विकृत, मतलब कि ये क्रमवाइज चलते रहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ कोई भी उचित आंसर जो है नहीं दिया गया है। मैक्स वेबर ने कितने संभव प्रकार के प्राधिकरण की पुनरावृत्ति की? तो मैक्स वेबर ने
3 प्रकार के संभव प्रकार जो था उसके प्राधिकरण की पुनरावृत्ति की। तो ये कौन से 3 प्रकार हैं? परंपरागत सत्ता है, करिश्माती लिखा है, करिश्मावादी सत्ता है, और कानून विवेक सम्मत सत्ता है। तो क्वेश्चन आया हुआ है परंपरागत, करिश्मावादी, कानून विवेक सत्ता। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजनीतिक वैज्ञानिक ने 1960 के भारतीय पार्टी प्रणाली का वर्णन करने में कांग्रेस प्रणाली शब्द का गठन किया? तो ये कौन से राजनीतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1960 में भारतीय पार्टी प्रणाली का वर्णन करने में कांग्रेस प्रणाली शब्द का गठन किया था? तो ये थे रजनी कोठारी। ठीक, रजनी कोठारी जी हैं, रजनी कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बहुपक्षीय संस्था ने साफ्टा बनाने का निर्णय लिया? तो ये किसने किया था? ये सार्क ने किया था। सार्क ने साफ्टा बनाने का निर्णय लिया है। साफ्टा का फुल फॉर्म है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साफ्टा का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सार्क एक क्षेत्रीय संगठन जिसका प्रमुख उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के मध्य मुक्त व्यापार क्षेत्र को कायम करना है। ठीक, साफ्टा 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ। धन विधेयक है पारित या वापस करने के लिए राज्यसभा को दी गई अधिकतम समय सीमा क्या है? तो ये 14 दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थापना के समय भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो ये थे 7 मौलिक अधिकार। 7वें मौलिक अधिकार 7 थे। ठीक, जबकि वर्तमान में कितने हैं? 6। और कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया है? तो वो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया है। ठीक, कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा हटाया गया संपत्ति का मौलिक अधिकार? तो ये 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटाया गया। ठीक, भारत के राष्ट्रपति की सही चुनाव प्रक्रिया क्या है? तो ये भारत का राष्ट्रपति जो होता है उसका जो चुनाव होता है उसकी सही प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु तो एक निर्वाचक मंडल का गठन होता है जिसमें संसद के दोनों सदस्य होते हैं। तो ये डी ऑप्शन जो है सही है, निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा परोक्ष रूप से। ठीक, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु तो एक निर्वाचक मंडल का गठन होता है जिसमें संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी विवाद का अंतिम निर्णय कौन करता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट करता है। किस संस्था को हाउस ऑफ एल्डर्स के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स के रूप में संदर्भित किया जाता है। कौन से राजनीतिक वैज्ञानिक ने स्वतंत्रता की अवधारणा को सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता 2 घटकों में वर्गीकृत किया है? तो ये आइजिया बर्लिन ने किया है। निम्नलिखित विद्वानों के बीच किसे वितरणात्मक न्याय की सामुदायिक आलोचना के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो ये हैं माइकल सैंडल हैं। ठीक, तो माइकल सैंडल को वितरणात्मक न्याय की सामुदायिक आलोचना के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। 81 है क्वेश्चन नंबर, किसे द्वंद्वात्मक विचारवाद की कार्य प्रणाली के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो ये हैं हीगल, GWF हेगल। ठीक, GWF हेगल को द्वंद्वात्मक विचारवाद की कार्य प्रणाली के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। हमने किस देश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आयरलैंड गणराज्य से लिया है। भारतीय संविधान में भाषा का विषय किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये 8वीं अनुसूची में है। उपयोगितावाद के दर्शन के संस्थापक कौन हैं? तो ये हैं संस्थापक जेरेमी बेंथम।
लेनिन के द्वारा मार्क्सवाद के सिद्धांत और कार्यप्रणाली के लिए कौन सा सही योगदान है? तो इसमें 85 का ई ऑप्शन जो है सही है। वैनगार्ड पार्टी का सिद्धांत और उपनिवेशवाद के सिद्धांत सैद्धांतिक विश्लेषण। तो लेनिन के द्वारा मार्क्सवाद के सिद्धांत और कार्यप्रणाली में जो सही योगदान किया गया था वो क्या था? वैनगार्ड पार्टी का सिद्धांत और उपनिवेशवाद के सैद्धांतिक विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से दी रूलिंग क्लास किसके के लेखक कौन है? तो ये गेटोनो मोस्का हैं। ऑप्शन नंबर बी, दी रूलिंग क्लास गेटोनो मोस्का ने लिखी है, गेटोनो मोस्का ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट हल द्वारा निम्नलिखित में से किस राजनीतिक अवधारणाओं को प्रतिपादित किया गया था? तो ये बहुशासन को प्रतिपादित किया गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय नागरिक के लिए मतदान की उम्र को 18 वर्ष कर दिया गया है? तो ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक। किस संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नेतृत्व के अंतर्गत एन एजेंडा फॉर पीस, ठीक, क्या है एन एजेंडा फॉर पीस? वह रिपोर्ट जिसे शीत युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र में परस्पर भूमिकाओं को व्यक्त करते हुए, ठीक, शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए रेखांकित किया गया था। तो ये बुतरस घाली थे, इनके द्वारा ये किया गया था। 1992-96 इनका कार्यकाल था। ये क्या थे? ये संयुक्त राष्ट्र के वो थे, महासचिव थे। कब इनका कार्यकाल था? 1992 से 96। 123 असैन्य परमाणु समझौते पर किन दो देशों के बीच हस्ताक्षर किया गया था? तो ये था यूएसए और भारत के बीच, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडिया। अब इसमें हम थोड़ा जानते हैं। 123 असैन्य परमाणु समझौता यूएसए और इंडिया के बीच हस्ताक्षरित हुआ। यह समझौता अमेरिका के परमाणु ऊर्जा एक्ट 1954 की धारा 123 के तहत किया गया, इसीलिए इसका नाम 123 समझौता पड़ गया। इस समझौते पर 1 अगस्त 2007 को सहमति बनी। ठीक, तो 123 जो समझौता था ये भारत और अमेरिका के बीच बना, संयुक्त राज्य अमेरिका किया गया था। न्याय का रॉल्सियन सिद्धांत, जिसे न्याय के निष्पक्षता के रूप में जाना जाता है, किस प्रकार के सिद्धांत का उदाहरण है? तो ये आदर्श सिद्धांत का उदाहरण है। ठीक। किस विचारक के अनुसार वैश्वीकरण से पृथ्वी का रूपांतरण एक वैश्विक गांव के रूप में हो गया? तो ये है मार्शल मैकलुहान। ठीक, तो मार्शल मैकलुहान के अनुसार वैश्वीकरण जो ग्लोबलाइजेशन है से पृथ्वी का क्या हुआ? रूपांतरण एक वैश्विक गांव के रूप में हो गया। इन्हें ग्लोबल विलेज, वैश्विक गांव के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो ग्लोबल विलेज वैश्विक गांव के रूप में भी जाने जाते हैं। ग्लोबल विलेज वैश्विक गांव। सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती मामले में भारत के संविधान के संबंध में किस अवधारणा की उत्पत्ति हुई? तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है, बुनियादी संरचना। ठीक। भारत में किस धारा के माध्यम से सामान्य आपातकाल की स्थिति की घोषणा की जा सकती है? तो ये है 352 और 360 में वित्तीय आपातकाल होता है, 352 में ये सामान्य आपातकाल होता है।
356 में के अंतर्गत राज्यों की संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है। ठीक, तो सामान्य आपातकाल 352 में लगाया जाता है, वित्तीय आपातकाल 360 में, और जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्यों में तो 356 में लगाया जाता है। ठीक, भारत की आकस्मिकता निधि को किसके अधिकार के अंतर्गत रखा गया है? तो ये हैं राष्ट्रपति। आकस्मिकता निधि का वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 267 में है। इस निधि के गठन का अधिकार संसद को है, लेकिन यह राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में रहती है। ठीक, निम्नलिखित में से क्या भारत में संसद के सदनों की संयुक्त बैठक के प्रावधान के बारे में सच नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये सच नहीं है। जब राष्ट्रपति बिल को मंजूरी देने से मना कर देते हैं संयुक्त राष्ट्र को बुलाया जाता है? नहीं, ये गलत कथन है, जबकि ये सब सही है। संसद के एक सदन के द्वारा बिल स्वीकार होने के बाद दूसरे सदन के द्वारा अस्वीकार कर देने संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, इसको सही बताया गया है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र को तब बुलाया जा सकता है, संयुक्त बैठक को, ठीक, संयुक्त बैठक को तब बुलाया जा सकता है जब संसद के दोनों सदन बिल में किए जा रहे संशोधनों के लिए असहमत व्यक्त करते हैं। संयुक्त बैठक लोकसभा के अध्यक्ष की अध्यक्षता में की जाती है, तो ये भी सही है। संयुक्त बैठक सामान्य विधेयक के मुद्दे पर ही बुलाई जा सकती है, ना कि संविधान संशोधन के मुद्दे पर। ठीक, तो ये जो है ऑप्शन बी गलत है, बाकी सब ट्रू है। अब पहली बार जो संयुक्त बैठक बुलाई गई थी वो किस मुद्दे पर था? तो ये दहेज निषेध विधेयक पर था। ठीक, दहेज निषेध विधेयक पर संयुक्त बैठक पहली बार बुलाई गई थी 1961 में। अपनी स्थापना के समय भारत के संविधान में कितने धारा और अनुसूचियों को शामिल किया गया है? तो ये 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूची एवं 395 अनुच्छेद हैं। गणना की दृष्टि से 465 अनुच्छेद हैं, जहाँ संविधान में 22 भाग हैं। ठीक, कौन से निम्नलिखित घटकों के माध्यम से भारत के संविधान में आर्थिक न्याय की अवधारणा प्रदान की गई है? तो यह है प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष में राजभाषा अधिनियम को लागू किया? तो ये राजभाषा अधिनियम 1963 में लागू हुआ। भारतीय राजभाषा अधिनियम 1963 में लागू हुआ। ध्यातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 343 में 343 में संघ की राजभाषा के संबंध में प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि जो है देवनागरी होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में आधुनिकता द्वारा पारंपरिक सामाजिक ढांचे के समक्ष चुनौतियों के सामने खड़ा होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये थे राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के समर्थक कौन थे? तो 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के सदस्य संस्थापक कौन थे? तो ये संस्थापक हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। यह पार्टी 1937 के केंद्रीय विधानसभा के चुनावों में 15 सीटें जीती थी। उन्होंने अपनी पुस्तक जाति के विनाश को इसी वर्ष प्रकाशित की। अब इनकी बुक भी है जाति का विनाश। ठीक, जाति के विनाश जो इनकी बुक थी उसको इसी वर्ष 1937 में प्रकाशित की, जो कि उनके न्यूयॉर्क में लिखे एक शोध पत्र पर आधारित थी। लेखक MK गांधी महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई हिंद स्वराज की कथा को आख्यान की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन से रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ये है संवाद के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक, तो
ये जो हिंद स्वराज लिखी थी गांधी ने, हिंद स्वराज, इसकी रचना 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जाते समय पानी के जहाज में की थी। यह मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में है? गुजराती। तो गुजराती भाषा में यह लिखी गई है। भारत के कौन से संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो ये 7वां है। ठीक, इस 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो ये 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत प्रावधान है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधायिका एक सदनीय या द्विसदनीय द्वारा धन विधेयक पारित कर दिए जाने पर राज्यपाल द्वारा निम्न में से कौन सा गलत कार्य हो सकता है? तो ये हो सकता है ई। ठीक, तो राज्य विधायिका एक सदनीय या द्विसदनीय द्वारा धन विधेयक पारित कर दिए जाने पर राज्यपाल द्वारा निम्न में से यह कार्य गलत हो सकता है। कौन सा है? वह भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा विचार करने के लिए बिल को आरक्षित रख सकते हैं। तो ये जो है कार्य गलत हो सकता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में धन विधेयक के संबंध में प्रावधान किया गया है। राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को उपराष्ट्रपति के पास भेजने का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अभिजात वर्ग सिद्धांतकारों से संबंधित नहीं है? तो ये हैं चार्ल्स विट्ज। चार्ल्स विट्ज जो है, विट्ज अभिजात वर्ग सिद्धांतकारों से संबंधित नहीं। गेटोन मोस्का है, रॉबर्ट मिचल, जोसेफ पीटर है, सी राइट मिल्स, ये नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पूरे भारत या भारत के किसी भी हिस्से के अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के संबंध में संसद के लिए सच है? तो ये है किसी भी राज्य की सहमति के बिना। ठीक, भारतीय संविधान के आर्टिकल 253 में के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए संसद संपूर्ण भारत या भारत के किसी हिस्से के संबंध में कानून बना सकता है। ऐसा करने के लिए उसे किसी राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। कौन सा नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार के विचार के बारे में सच है? तो ये है 107 का ई। नकारात्मक अधिकारों में गैर हस्तक्षेप शामिल होता है, जबकि सकारात्मक अधिकारों में कर्तव्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108, कौन सा संयोजन सही है? तो ये संयोजन सही है, फर्स्ट हॉब्स प्राकृतिक अधिकार, ये सब सही है, बाकी सारे गलत हैं। द सिटी ऑफ गॉड के लेखक कौन है? तो ये हैं सेंट ऑगस्टाइन। सेंट ऑगस्टाइन ने लिखी है द सिटी ऑफ गॉड। तो द सिटी ऑफ गॉड के लेखक सेंट ऑगस्टाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेबियल ऑमंड के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं में से क्या सभी राजनीतिक व्यवस्था के लिए आम है? तो ये कहा जा रहा है इसमें कि सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में सरल व्यवस्थाओं में भी राजनीतिक संरचना और सहवर्ती राजनीतिक कार्य होते हैं। ये वाला ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुसियन पाई द्वारा राजनीतिक विकास के पहलू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, अब ये इनकी बुक है, ठीक, एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट किताब में राजनीतिक विकास का सही परिभाषा बताई गई है। तो राजनीतिक विकास की सही परिभाषा क्या है? राजनीतिक विकास आर्थिक विकास के राजनीतिक आधार को संदर्भित करता है। तो यही सही परिभाषा है। ठीक, पाई ने राजनीतिक विकास की 3 विशेषताएं बताई हैं, ये भी बहुत पूछी जाती है, समता, क्षमता और विभेदीकरण। ठीक, समता, क्षमता और विभेदीकरण। किस बहुपक्षीय संस्था ने वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि की मध्यस्थता की? तो ये कौन सा संस्था थी, बहुपक्षीय संस्था? तो ये थी विश्व बैंक। 1960 में भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल विवाद की मध्यस्थता की थी विश्व बैंक ने। इस संधि पर रावलपिंडी में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एवं पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमा शक्तियों के संबंध में कौन से बयान जो हैं सही हैं? तो ये सही है बी। राष्ट्रपति मृत्युदंड दे सकता, दंडादेश है उसको क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति, जबकि यह जो है राज्यपाल को ये शक्ति प्राप्त नहीं है, राज्यपाल नहीं कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, जबकि क्या है, राज्यपाल नहीं कर सकते। भारत के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य के मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार तय किया गया है? तो ये हमने देखा था 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, जिसमें क्या कहा गया है, 15% से ज़्यादा नहीं होगी, यहाँ पे हमने देखा था। तो 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 द्वारा यह निश्चित किया गया है कि मंत्रियों की परिषद, संसद एवं राज्य विधायिका के निम्न सदन के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। छोटे राज्यों सिक्किम, मिजोरम, गोवा के मामले में न्यूनतम 12 मंत्री हो सकते हैं। ठीक, तो सिक्किम, मिजोरम, गोवा के मामले में न्यूनतम कितने मंत्री होंगे? 12 मंत्री, 12 मंत्री हो सकते हैं।
किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लुक ईस्ट पॉलिसी जैसी विदेश नीति की पहल की शुरुआत की गई? तो ये थे पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव जो है इन्हीं के कार्यकाल में ये प्रधानमंत्री थे, इन्हीं के कार्यकाल में लुक ईस्ट पॉलिसी जैसी विदेश नीति की पहल की शुरुआत की गई थी। तो ये थे नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव के ही कार्यकाल में ये शुरू हुआ था। ठीक। डेविड ईस्टन द्वारा व्यक्त निम्न सुविधाओं में से कौन सा सोच के व्यवहारिक स्कूल को परिभाषित नहीं करता है? तो ये आदर्श सिद्धांत जो है नहीं करता है। नंबर ऑप्शन ए, बाकी सारे करते हैं। ठीक। व्यवस्थापन, परिमाणन, सत्यापन, नियम निष्ठता, ये नहीं करता है। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की कुल 8 विशेषताएं बताई हैं। तो जिससे उन्होंने क्या किया, बौद्धिक आधारशिला का नाम दिया है। तो ये जो 8 व्यवहारवाद की विशेषताएं बताते हैं उसी को बौद्धिक आधारशिला का नाम देते हैं। तो ये इनकी बौद्धिक आधारशिला है। आदर्श सिद्धांत डेविड ईस्टन की विशेषताओं में नहीं है। ठीक। व्यवहार की 8 विशेषताएं हैं, नियमितता है, सत्यापन, तकनीक, व्यवस्थापन, परिमाणन, मूल्य, शुद्ध विज्ञान, एकीकरण। पंचशील सिद्धांत की कौन सी विशेषता है? तो पंचशील सिद्धांत शांति और संप्रभुता के लिए आपसी सम्मान, ठीक, की विशेषता है, जिसमें हमने पीछे देखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950 के दशक में विकास प्रशासन क्यों उभरा? क्योंकि उस समय क्या था, उपनिवेशवादी तीसरी दुनिया में तेजी से विकास लाने के लिए। ठीक। तो विकास प्रशासन क्यों उभरा था 1950 में? उपनिवेशवादी तीसरी दुनिया में तेजी से विकास लाने के लिए उभरा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित अवधि के लिए लंबी योजनाएं तैयार करने की सुविधा जैसे कि अतीत की भारतीय पंचवर्षीय योजना किस प्रकार के अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो यह है नियंत्रित अर्थव्यवस्था। ठीक। ऑप्शन नंबर ए। कार्ल डायच द्वारा व्यक्त संचार सिद्धांत संचार के किस मॉडल से लिया गया है? तो ये लिया गया है सूचना सिद्धांत और साइबरनेटिक्स। ऑप्शन नंबर सी। तो इनका ये सिद्धांत है सूचना सिद्धांत और साइबरनेटिक्स के मॉडल से लिया गया है। सूचना सिद्धांत और साइबरनेटिक्स के माध्यम से इन्होंने संचार सिद्धांत दिया है। इनकी बुक है कार्ल डायच की द नर्वस ऑफ गवर्नमेंट, द नर्वस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, द नर्वस ऑफ गवर्नमेंट। इन धाराओं में कौन सा सेट भारत के केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों की प्रकृति को चित्रित करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है। इसमें 256 से 263 तक इसमें प्रावधान है और ये 245 से 255 तक केंद्र राज्य संबंधों को दिया गया है। ठीक। तो ऑप्शन नंबर ये जो है, जो भारत का केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध है उसकी प्रकृति को कौन चिन्हित करता है? तो 245 से 255 करता है। अब हम देखते हैं तो केंद्र और राज्य के बीच जो विधायी संबंध है 245 से 255 के बीच में है और 256 से 263 के बीच में क्या है, प्रशासनिक संबंध का बारे में प्रावधान किया गया है। भाग 12 में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का प्रावधान है। तो 245 से 255 तक केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी संबंध है और 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध है। कौन सा भारतीय विदेश नीति की सच्ची विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो ये डी वाला ऑप्शन नहीं करता है। गैर परमाणु राज्यों के खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग ये जो है नहीं है, बाकी उपनिवेशवादी विरोधी है। पंचशील है गुटनिरपेक्षता, राष्ट्रमंडल के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखना। ठीक, ये जो है गलत है और सब बारी सही है। राज्य और पूंजीवाद के साथ उसके संबंधों पर अध्ययन करते समय किस विचारक ने यह दलील दी थी कि राज्य प्रमुख वर्गों की ओर से काम करने वाला करता नहीं है बल्कि वर्ग संघर्ष का क्या है, वर्ग संघर्ष का एक क्षेत्र है? तो ये कहा है हमजा अलावी ने। ठीक, कौन कहता है? हमजा अलावी। हमजा अलावी ये कहते हैं राज्य और पूंजीवाद के साथ उसके संबंधों पर अध्ययन करते समय किस कहा है, दलील की थी कि राज्य प्रमुख वर्गों की ओर से काम करने वाला करता नहीं बल्कि वर्ग संघर्ष का एक क्षेत्र है। भारत जैसे लोकतांत्रिक प्रणाली में न्यायिक समीक्षा की सत्य की जरूरत क्यों है? क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा को कौन सी विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा को कौन सी शक्तियां प्रदान है? तो ये है एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं बनाने और राज्य सूची पर सूचीबद्ध विषयों पर कानून बनाने के लिए संसद के अधिकार को पारित करने के लिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। भारतीय संविधान के 2 ऐसे अनुच्छेद हैं जो राज्यसभा को विशेष शक्तियां प्रदान करते हैं, अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312। 249 में यह प्रावधान है कि राज्य सूची के किसी ऐसे विषय को जो राज्यसभा की जानकारी में राष्ट्रीय महत्व का हो, राज्यसभा अपने उपस्थिति में मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से जो है पारित कर दे, तो ऐसे विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। इसी तरह अनुच्छेद 312 नवीन अखिल भारतीय सेवा के गठन के संबंध में राज्यसभा को विशेष शक्ति प्रदान की गई है, प्रावधान है। ठीक। तो प्रदान कहाँ पे है? 249 और 312 अनुच्छेद में। एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने और सूची पर सूचीबद्ध विषयों पर कानून बनाने के संसद के अधिकारों को पारित करने के लिए संसद को जो है विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। कहाँ पे? एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं को बनाती है और सूची पर सूचीबद्ध विषयों पर कानून बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की परमाणु कमान प्राधिकरण के भीतर पूरी तरह से परमाणु हथियारों के प्रयोग को कौन सी संस्था प्राधिकृत करती है? तो ये करती है राजनीतिक परिषद। कौन से दिन को हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये है 24 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर डी। 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, इसीलिए इस दिन जो है मनाया जाता है। कौन से यूरोपीय विद्वान द्वारा शक्तियों के विभाजन के बारे में अमेरिकी मॉडल को प्रभावित किया गया? तो ये थे मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू की बुक हमने देखी हुई द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक, तो द स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू की है। 1996 से 1998 तक निम्न में से कौन सी पार्टी संयुक्त मोर्चा सरकार में भागीदार थी? तो ये थी असम गण परिषद। असम गण परिषद।
दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब और किसके नेतृत्व में के तहत किया गया? तो ये किया गया था 1979 में बीपी मंडल के द्वारा। 1979 1979 बीपी मंडल के द्वारा की गई थी। ईस्टर्न और डेनिस के अनुसार निम्नलिखित में कौन से आरंभिक स्तर पर राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में एक स्तर है? तो ये है राष्ट्रीय विधायिका, न्यायपालिका और मतदान के व्यवहार की तरह अवैयक्तिक राजनीतिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राजनीतिक संचार के इलाके में प्रमुख विचारधारा मॉडल के सबसे प्रभावशाली संस्करण विकसित किया है? तो ये किया है नोम चोम्स्की और एंड हर्मन। ठीक, नोम चोम्स्की और एंड हर्मन, नोम चोम्स्की एंड हर्मन ने राजनीतिक संचार के इलाके में प्रमुख विचारधारा मॉडल के सबसे प्रभावशाली संस्करण का विकास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पहचाने जाने के लिए सही आवश्यकता है? तो ये है ई ऑप्शन सही है, यदि दल को राज्य दल के तौर पर मान्यता मिलती है और लोकसभा के आम चुनाव में 2% सीटें जीतता है और यह उम्मीदवार 3 राज्यों से चुने जाते हैं। ठीक, तभी वह जो है एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पहचानी जाती है। किस संवैधानिक संशोधन कानून के तहत पर्यावरण की सुरक्षा भारतीय राज्य का उत्तरदायित्व हो गया था और यह संविधान के किस भाग में सम्मिलित है? तो ये है हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा। ठीक, संविधान में 48 का में 48 में दिया गया है। अनुच्छेद एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया है। इस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीव की रक्षा के संबंध में प्रावधान किया गया है। 44वें संविधान संशोधन जो 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 44th, उसमें क्या किया गया है? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कौन सा रूढ़िवादी राजनीतिक विचारधारा का चारित्रिक लक्षण है? तो ये है संगठनवाद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन समाजवादियों को नैतिक समाजवाद की मानवतावादी परंपरा की श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ये है विलियम मॉरिस। क्या पडुआ के मार्सिलियो की प्रमुख पाठ्यपुस्तक द डिफेंस ऑफ पीस का प्रमुख मूल भाव है? तो ये है सांसारिक सत्ता के पक्ष में प्रबल कैथोलिक विरोधी तर्क। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों निकोलो मैकियावेली को व्यावहारिक राजनीति के सिद्धांतवादी के तौर पर उल्लेखित किया जाता है? तो ये क्योंकि वह मानवीय व्यवहार में आदर्शों को त्यागने और अनुभवजन्य वास्तविकता के अवलोकन की आवश्यकता को समर्थन देते हैं। अब निकोलो मैकियावेली को व्यवहारिक राजनीति के सिद्धांतवादी के तौर पर उल्लेखित इसलिए किया जाता है क्योंकि वह मानवीय व्यवहार में आदर्शों को त्यागने और अनुभवजन्य वास्तविकता के अवलोकन की आवश्यकता को समर्थन देते हैं, इसीलिए मैकियावेली को व्यवहारिक राजनीति के सिद्धांतवादी के तौर पर उल्लेखित किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वक्तव्य राज्यसभा के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें जो है आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सी माना है, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए? हम पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है, यह भंग नहीं होता। राज्यसभा के उम्मीदवार को भारत का निवासी होना पर्याप्त है, ना कि उस राज्य का जहाँ से वह चुनाव लड़ रहा है। ठीक, अन्य शर्तों के साथ ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहरित है उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इस तरह राज्यसभा के संबंध में कई कथन असत्य हैं, अतः एक से अधिक उत्तर बन रहा है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सी माना है। मतलब लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक अंतर है, यह है कि कोई उम्मीदवार लोकसभा के लिए भारत के किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकता है। राज्यसभा के उम्मीदवार को उस चुनाव का उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ रहा है। तो ये माना गया है, ऑप्शन सी सही आंसर। भारत ने अप्रसार संधि एनपीटी पर क्यों हस्ताक्षर नहीं किया था? क्योंकि यह क्या थी? पक्षपात पूर्ण व्यवस्था है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, यह पक्षपात पूर्ण व्यवस्था है, पक्षपात पूर्ण है एनपीटी, इसीलिए भारत ने क्या किया था? अप्रसार जो संधि है एनपीटी, इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच सामरिक साझेदारी समझौता कब हुआ था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे मनमोहन सिंह। 2011 में ठीक हुआ था ये सामरिक समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, राज्य को व्यक्तियों के आत्मसम्माननीय कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये किसका कथन है? तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल का कथन है। जे.एस. मिल व्यक्ति की स्वतंत्रता का हिमायती था। उसका मानना था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करने चाहिए, क्योंकि मिल जो है ये दो प्रकार की स्वतंत्रता पर बल देते हैं, एक स्व-विषयक स्वतंत्रता है, दूसरी पर विषयक स्वतंत्रता। माओ त्से तुंग द्वारा प्रतिपादित नव लोकतंत्र का मुख्य लक्षण क्या है? तो ये है संयुक्त तानाशाही के तहत सभी साम्राज्यवादी विरोधी और सामंतवादी विरोधी लोगों के नेतृत्व में सर्वहारा वर्ग एक लोकतांत्रिक गणतंत्र। संसद में पार्टी व्हिप के ऑफिस का कहाँ से अपना जीवन बल प्राप्त करता है? तो जो संसद में पार्टी व्हिप है उसके ऑफिस जो है सम्मेलन से अपना जीवन बल प्राप्त करता है। तो ये ऑप्शन नंबर ई। किस राजनैतिक दार्शनिक ने न्याय में तुलनात्मक पद्धति लागू करने का सिद्धांत दिया है? तो ये है अमर्त्य सेन। इनकी बुक है इनइक्वालिटी रीएग्जामाइंड ठीक, और इनइक्वालिटी रीएग्जामिन्ड दूसरी है डेवलपमेंट इज फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल फूको के शक्ति संबंधी विचारों में को श्रेष्ठ प्रकार से प्रदर्शित करता है? तो माइकल फूको
किस शक्ति संबंधी विचारों को श्रेष्ठ प्रकार से कौन प्रदर्शित करता है? तो ये करते हैं ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान के नियंत्रण के प्रकार और उसके सामाजिक नियंत्रण के तौर पर शक्ति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद घोष का वंदे मातरम उनके राजनीतिक उद्भव के किस काल को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय न्यासधारिता परिषद की स्थापना क्यों हुई थी? क्योंकि 7 संसदीय राज्यों द्वारा प्रशासित 11 ट्रस्ट क्षेत्रों अंतर्राष्ट्रीय निगरानी का प्रावधान करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्यों को स्वतंत्र या स्वशासित होने के लिए या तैयार करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए, इसीलिए ये गठित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राजनीति विज्ञान की निर्देशात्मक पद्धति का प्रस्तावक है? तो ये है माइकल ऑक्सफोर्ड। माइकल ऑक्सफोर्ड जो ऑक्सफोर्ड हैं, इनको निर्देशात्मक पद्धति के प्रस्तावक के रूप में जाना जाता है। किस राजनीतिक दार्शनिक ने कहा है कि मानव स्वतंत्र पैदा हुआ था और वह हर जगह जंजीरों में है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है, जो स्वयं का दूसरों का मालिक समझते हैं वे उनसे ज्यादा दास हैं? तो ये कथन है जीन जैक्स रूसो का है, जीन जैक्स रूसो। तो ये हमारा पेपर कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू।